इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय आगमन विधि द्वारा किसी गणितीय तथ्य को सिद्ध करना। गणित में सिद्ध करने के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे निगमन विधि, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि। इन विधियों में हम देखते हैं, जैसे निगमन विधि में हम दिए हुए तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड या विरोधाभास विधि में हम किसी तथ्य को गलत लेकर के चलते हैं, और गलत लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसका गलत परिणाम प्राप्त होता है, और उसके आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि चूंकि हमने गणित गलत लेकर के चले थे, इसलिए ये गलत परिणाम आ रहा है। तो इस आधार पर हम गणितीय तथ्यों को सिद्ध करते हैं। अब इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो गणितीय आगमन विधि है। गणितीय आगमन विधि का अर्थ होता है कि हम उदाहरणों के द्वारा कई तथ्यों को देखते हैं और उन तथ्यों के आधार पर हम कोई नियम बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो नियम बनने की स्थिति में आता है तो उसकी जांच करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि एक हमें स्थिति दिख रही है कि यदि हम एक में उसके आगे की विषम संख्याएं जोड़ें, तो हम देख रहे हैं 1 और 3 4, और ये 2 का वर्ग है। 1 3 और 3 के बाद में अगली विषम संख्या 5 आएगी, और इसको भी यदि हम देखें तो 5 और 3 8 और 1 9, और ये 3 का वर्ग है। अगली विषम स्थिति देखें, 1 धन 3 धन 5, 5 के बाद 7 आएगा, और इसका योग देखें तो 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, और 16 4 का वर्ग है। इसी प्रकार से 1 3 5 7, अगला आएगा 9, और इनको यदि हम जोड़ें तो 9 7 16 और 5 21 और 4 25, यानी 5 का वर्ग। तो एक हमें नियम दिखने लगा। यानी यदि हम नियम की भाषा में बात करें तो 1 + 3 + n पद होगा, nवा पद होगा यहाँ पर 2n - 1, और इन सब का योग हमें n² मिलना चाहिए। ये एक नियम दिख रहा है हमें। अब इस नियम की सत्यता की जांच करना है। तो हम देख सकते हैं 5 तक तो हमने सत्यता की जांच कर ली है, 6 के लिए करें, 7 के लिए करें, 8 के लिए करें। इस तरह से यदि हम बढ़ते जाएं तो ये नियम तभी सत्य होगा जब ये हर संख्या के लिए सत्य हो। अब हमारी सीमा है, हम कुछ अंकों तक उसको देख सकते हैं, हर अंक के लिए देख पाना संभव ही नहीं है। तो वैसी स्थिति में इस तथ्य की जांच करने के लिए जो विधि है उस विधि को कहा जाता है आगमन विधि। अब इस विधि में जो स्टेप्स होती है वो इस तरह की होती है कि सबसे पहले हम n = 1 के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप 1, n = 1 के लिए जांच करते हैं। उसके बाद में अगर वो सही होता है फिर दूसरी स्टेप पे जाते हैं हम, स्टेप 2। इसमें n = m के लिए कथन को सत्य मान लेते हैं। इतना काम किया। फिर स्टेप 3 में n = m + 1 के लिए जांच करते हैं। कथन की जांच करते हैं, और यदि n + 1 के लिए कथन सत्य हो लिए कथन सत्य हो
तो इसका अर्थ ये होगा n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है। अब इस विधि को यदि हम समझने की कोशिश करें, हम सबसे पहले क्या जांच कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए जांच करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा लॉजिक चल रहा है यहाँ पर वो ये है कि हम n बराबर m के लिए कथन को सत्य मानेंगे और उससे आगे के लिए हम जांच करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो गया। अब यदि हम 2 के लिए जांचें और वो सत्य पाए, इसीलिए यदि इसी तरह से 2 के लिए यदि अपन ने जांच कर ली तो वो 3 के लिए सत्य हो जाएगा। 3 के लिए जांच कर ली तो 4 के लिए सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देख लिया कि n इज इक्वल टू एम के लिए यदि कथन सत्य है तो उससे एक आगे वाली वैल्यू n इज इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। तो जब हमने 1 के लिए जांच लिया और हमने ये देख लिया कि उससे आगे वाली के लिए कथन सत्य है, तो 1 के लिए जब जांचा तो 2 के लिए सत्य हो गया, 2 के लिए जब जांचा तो 2 के लिए सत्य है यानी 3 के लिए सत्य है, 3 के लिए सत्य है यानी 4 के लिए सत्य है, और इस तरह से n के हर मान के लिए कथन सत्य है। तो ऐसी स्थिति में हमने सिद्ध कर दिया कि दिया हुआ कथन n इज इक्वल टू n के हर मान के लिए सत्य है। अब इस स्टेप्स को यदि हम अप्लाई करें हर सवाल में तो हम आसानी से इस गणितीय आगमन विधि द्वारा किसी भी दिए हुए कथन को सिद्ध कर सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। सिद्ध तभी होगा जब वो कथन सत्य होगा। तो ये सत्य कथन होने के लिए 3 शर्तें इनका पालन होना चाहिए। अब हमारा जो प्रश्न था 1 + 3 + 2n - 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, इसके लिए हम जांच करके देखते हैं तीनों स्टेप्स की। इसको हम कथन कहेंगे Pn, और ये कथन इस प्रकार से है कि 1 + 3 + 5 + 2n - 1 बराबर n स्क्वायर। अब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए जांच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे 1 और राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो LHS में n के लिए 1 रखा तो LHS का मान हमें मिल रहा है, यानी एक ही पद लेना है, तो LHS 1 हो गया। और P ऑफ 1 के लिए RHS, तो यहाँ पर n स्क्वायर में मान रखा 1 स्क्वायर, और हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ये हमने सबसे पहली वाली स्टेप जांच कर ली। अब उसके बाद में अब हम मानेंगे कि n इज इक्वल टू m के लिए कथन सत्य हो। यदि n इज इक्वल टू m के लिए कथन सत्य हो तो इसका अर्थ ये होगा कि यदि इसको हम समीकरण 1 कहें तो समीकरण 1 में n इज इक्वल टू m रखने पर, तो समीकरण 1 में n इज इक्वल टू m रखने पर तो ये आपका कथन हो जाएगा 1 + 3 + n के स्थान पर हम m रख रहे हैं, तो ये 2m - 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 2 कहा। अब हम n इज इक्वल टू m + 1 के लिए जांच करेंगे। तीसरी स्टेप आप देख सकते हैं, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है,
और अब तीसरी स्टेप, यहां पर हमें n इज इक्वल टू m+1 के लिए जांच करना है। तो जो हमारा कथन है उसका LHS यानी Pm+1 का LHS लेंगे। अब Pm+1 कैसे ज्ञात करेंगे हम? समीकरण 1 में LHS में n इज इक्वल टू m+1 रखने पर रखें इसमें 1 + 3 + 5 और n के स्थान पर अब हम रख रहे हैं 2m+1 -1। अब ये कथन सत्य कब होगा? जब हमारा उत्तर भी समीकरण 1 के रूप में मिले। अभी हमने LHS में n की जगह m+1 रखा है, तो यदि हमारे उत्तर में r राइट हैंड साइड में भी n के स्थान पर m+1 मिले, यानी हमारा उत्तर मिले m+1 का होल स्क्वायर, तो ये सिद्ध हो पाएगा कि n इज इक्वल टू m+1 के लिए कथन सत्य है। तो इसीलिए हमने क्या किया, समीकरण 1 में LHS में n की जगह पर m+1 रखा है। अब ये हमने LHS का मान रखा है, और इसको यदि अपन हल करें तो हम देख सकते हैं ये जो लिखा है हमने, ये लिखा है m+1वां पद। तो m+1वें पद के पहले mवां पद भी मिलेगा हमें, जो यहाँ पर जो डैश डैश करके लिखा हुआ है उसके पहले कहीं आएगा, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 और mवां पद होगा 2m - 1 और ये m+1वां पद 2m + 2 - 1। ये हमने लिखा है mवां पद, क्योंकि इसके एक पहले आ रहा है mवां पद है ये, और ये m+1वां पद है। और इस स्टेप में हमने इसको सॉल्व कर लिया 2m + 2 - 1। अगले स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 3 अब इन सब को हमने एसोसिएट कर दिया 2m - 1 और इसको हमने सरल करके लिख दिया 2m + 1। अब समीकरण 2 से हम देखें तो इस स्टेप का मान हम समीकरण 2 से रख सकते हैं। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 में 1 + 3 + 2m - 1 का मान m² है, तो यहाँ पर 1 + 3 + 2m - 1 के स्थान पर हम रख सकते हैं m²। तो अगली स्टेप में हमारा आ जाएगा m², और अगला जो पद था वो था 2m + 1। यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो हो गया m² और ये हो जाएगा 2m + 1, तो m² + 2m + 1। अब यदि इसको हम देखें तो ये a² + 2ab + b² के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m+1 का होल स्क्वायर। और हम देख सकते हैं यदि समीकरण 1 को देखें हम, तो ये जो कथन n है ये n इज इक्वल टू m+1 के लिए सत्य हो गया, और ये किसका आ गया? RHS ऑफ P ऑफ
m प्लस 1। इसका मतलब n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। और इसका मतलब n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है। और यही हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से देख लें इस प्रश्न को। प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि इस कथन 1 + 3 + 5 + 2n - 1 = n² की सत्यता की जांच करना है। यानी हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो सूत्र दिख रहा है ये n के हर मान के लिए सत्य है। तो इसकी स्टेप्स, पहली स्टेप ये रहेगी कि n = 1 के लिए हम जांच करें। और जांच करने के लिए हमने इसका जो कथन है उसका LHS में n = 1 रखा और RHS में n = 1 रखा। जब LHS में n = 1 रखा है, एक ही पद लिया तो LHS = 1 मिल रहा है। और RHS में जब 1 रखा तो n के स्थान पर हमें 1 रखना पड़ा। और हम देख रहे हैं LHS = RHS, इसलिए n = 1 के लिए कथन सत्य है। फिर दूसरी स्टेप, हमने ये n = m के लिए कथन को सत्य मानते हुए ये परिणाम प्राप्त किया। समीकरण 1 में n के स्थान पर हम m रखेंगे, तो ये n के स्थान पर m रखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये n = m के लिए सत्य है। फिर अगली स्टेप कि इसको सत्य मान करके अब n = m + 1 के लिए जांच करना है। तो हम देख सकते हैं कि यदि हम जांच करें तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 के में n के स्थान पर m + 1 रखना पड़ेगा और वो LHS में रखना पड़ेगा। और जब हम उसको हल करेंगे और यदि वो RHS में भी m + 1 का होल स्क्वायर आए तो ये हमारा कथन सत्य होगा। तो हम देखें इसको चेक करके। तो LHS ऑफ P ऑफ m + 1 यानी n = m + 1 के लिए LHS में मान रखा। तो ये 1 + 3 + 5 और n के स्थान पर हम m + 1 रख रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा n = 1 के लिए कथन सत्य है। उसके बाद n = m के लिए कथन सत्य मान करके हमने ये परिणाम प्राप्त किया। n के स्थान पर m रख करके समीकरण 2 प्राप्त की। और n = m + 1 के लिए जांच करना है। तो जांच करने के लिए n के स्थान पर m + 1 रखना होगा समीकरण 1 के LHS में। और यदि हमें राइट हैंड साइड में m + 1 का होल स्क्वायर मिलता है तो हमारा कथन n = m + 1 के लिए सत्य हो जाएगा। तो यहाँ हमने LHS में, समीकरण 1 के LHS में n = m + 1 रखा और 1 + 3 + m 2m + 1 - 1 n के स्थान पर m + 1 रखा है और ये m + 1वां पद है। अब हम जानते हैं कि m + 1वें पद के पहले mवां पद भी होगा। तो mवां पद होता है 2m - 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इसके एक पहले वाला पद भी लिख दें तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 2m - 1, ये mवां पद है। और इसको हमने हल करके लिखा है 2m + 2 - 1 यानी 2m + 1। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 + 3 + 2m - 1, इसको यदि आप देखें तो ये समीकरण 2 से हम इसको m² लिख सकते हैं। और ये m² मान रखने पर हम देख सकते हैं कि m² + 2m + 1 हमें प्राप्त हो रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं m + 1 का होल स्क्वायर। और ये आ गया राइट हैंड साइड ऑफ Pm + 1, यानी जो कथन है वो m + 1 के लिए भी सत्य है। इसका मतलब n के प्रत्येक मान के लिए दिया हुआ कथन सत्य है। तो इसी ढंग से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। 3 स्टेप्स में हम चेक करेंगे n = 1 के लिए, फिर दूसरी स्टेप में n = m के लिए सत्य मानते हुए, और तीसरी स्टेप में n = m + 1 के लिए जांच करेंगे। गणितीय आगमन विधि द्वारा सिद्ध करना है 2 + 4 + 6 + up to 2n = n × n + 1। तो इसके लिए भी हम
सबसे पहले n बराबर 1 के लिए कथन की सत्यता की जांच करेंगे। तो n बराबर 1 के लिए LHS ऑफ P1, अर्थात इस कथन में n बराबर 1 रखने पर LHS में पहला ही पद लेना होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि 2 हो रहा, और RHS ऑफ P1, अर्थात RHS में हम n के स्थान पर 1 रखेंगे। तो ये 1 गुणित 1 प्लस 1 बराबर 2, और हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन P1 सत्य है। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप के लिए हम माना n इज इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है। n इज इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है, अर्थात समीकरण n में 1 में n के स्थान पर k रखने पर, तो n के स्थान पर k रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2k बराबर k इंटू k प्लस 1। मान लीजिए कि इसको हमने समीकरण 2 कहा। अब ये n इज इक्वल टू k के लिए हम कथन सत्य मानते हुए n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जांच करेंगे। जांच की हमने या परीक्षण किया, तो उसके लिए हमें करना होगा LHS ऑफ PK प्लस 1, इसका मान देखें हम। अर्थात k के स्थान पर n के स्थान पर k प्लस 1 रखना होगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 और ये 2k प्लस 1, और हम जानते हैं ये 2k प्लस 1 k प्लस 1वां पद है। तो इसके पहले केवा पद भी आएगा, और हम जानते हैं केवा पद आएगा 2k। तो अगली स्टेप हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6, इसके पहले आएगा 2k और बाद में आ रहा है 2k प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं समीकरण 1 से 2 से इस मान को हम k इंटू k प्लस 1 लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 से इसका मान हम रख सकते हैं k इंटू k प्लस 1। देख सकते हैं आप 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2k, और इसका मान हम रख रहे हैं k इंटू k प्लस 1। k इंटू k प्लस 1, और अगला पद था हमारा 2k प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1। k प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमें प्राप्त हो रहा है k प्लस 2, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं k प्लस 1 और इंटू ब्रैकेट इस k प्लस 2 को k प्लस 1 प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और ये हम देख रहे हैं
इस कथन n के लिए अगर हम n के स्थान पर राइट हैंड साइड में k+1 रखें तो हमें यही रूप प्राप्त हो रहा है, n इंटू एन प्लस वन या k+1 इंटू k+1+1। तो ये हो गया RHS ऑफ pk+1, अर्थात इस कथन का RHS। तो हम देख रहे हैं कि कथन का LHS p ऑफ k+1 के लिए कथन के RHS p ऑफ k+1 के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि कथन n इज इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है। n का मान हम इंटीजर में कुछ भी रख दें तो प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो इस तरह से हमने इंडक्शन मेथड से इस प्रश्न को हल किया। एक प्रश्न और देखें हम। आगमन विधि से हमें सिद्ध करना है 2 की घात 3n-1 7 से विभाज्य है। तो इस कथन की भी जांच हम करेंगे आगमन विधि से। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए जांच करेंगे। तो P1 आपका हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 1 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यानी 7, और 7 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य है। इसलिए n इज इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है। ये हमारी पहली स्टेप हुई। अब हम दूसरी स्टेप में जाते हैं। n इज इक्वल टू k के लिए हम माना कि कथन सत्य है। कथन p की सत्य है। इसका अर्थ हुआ कि 2 की घात 3k-1 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 2⁻3k-1 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का गुणज होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 3k-1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम n, 7 का गुणा। और इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए इसको हमने समीकरण 1 के लिया। अब n इज इक्वल टू k+1 के लिए परीक्षण। तो हम 2 की घात 3k+1 माइनस 1, इसके लिए हम जांच कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3k इंटू 2 की घात 3 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम। अब यदि हम समीकरण 2 से 2 की घात 3 k का मान निकालें तो वो हमें मिलेगा
1+7n, तो ये मान हम यहाँ रख सकते हैं 1+7n इंटू 2⁻³ माइनस 1। ये अपन ने लिखा है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हो जाएगा 2⁻³ के बराबर 1+7n। अब 2⁻³ का अंदर गुणा करें, 1+7n का पूरे में गुणा करें। तो पहले तो 1 का गुणा होगा 2⁻³ में, गुणित 7n इस 1 का 2⁻³ तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1 इंटू 2⁻³, फिर 7n इंटू 2⁻³ माइनस 1। अब 2⁻³ का अर्थ हुआ 8 माइनस 1 यानी 7 प्लस 7n की घात 2⁻³। 7 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1+n इंटू 2⁻³। और इसका अर्थ ये हुआ कि ये 7 का मल्टीपल है, इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि ये 7 से विभाज्य है। इसका अर्थ हमने देख लिया कि कथन n = k+1 के लिए भी सत्य है। और इसका अर्थ ये हुआ कि n के प्रत्येक मान के लिए कथन सत्य है। तो इस ढंग से शेष प्रश्नों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।